19वीं और 20वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, उस समय दुनिया में 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन और यूरोप के देश जिम्मेदार थे। उदाहरण के लिए आज दुनिया में 4% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार है, लेकिन वर्ष 1750 से 1800 के बीच दुनिया में 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन ही जिम्मेदार था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन ने अमीर और विकसित देश बनने के लिए प्रकृति को जमकर नुकसान पहुंचाया और उस समय उसे कार्बन उत्सर्जन की कभी कोई याद नहीं आई, ना ही उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। असल में ये उस समय इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बना था। अब यहां एक कड़वा सच ये भी है कि आजादी के बाद भारत के लोगों की यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि आज जो कुछ हमारे पास है वो सब अंग्रेजों का दिया हुआ है और अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। खास तौर पर भारत की तरक्की के लिए, भारत में जो विकास हुआ, टेक्नोलॉजी आई, वो सब अंग्रेजों की वजह से आई, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कड़वा सच ये है कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजों ने हमें सिर्फ लूटा और हमारे देश को जानबूझकर इस औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने नहीं दिया। जब पूरी दुनिया को औद्योगिक क्रांति का लाभ मिल रहा था, पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां लग रही थी, मशीन लग रही थी, तब अंग्रेजों ने हमें मशीनों से दूर रखा, फैक्ट्रियों से दूर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1757 से 1947 के बीच जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ गई, जबकि इन 190 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय उल्टा 8% कम हो गई। यानी अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग आर्थिक तरक्की करें और यहां बड़े बड़े उद्योग या फैक्ट्रियां कभी स्थापित हो। आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग वो देश थे जो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर अमीर बन रहे थे, विकसित हो रहे थे, जहां टेक्नोलॉजी आ रही थी, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही थी, पैसे कमा रहे थे ये लोग। और दूसरी तरफ भारत जैसे गरीब देश थे जहां सिर्फ गरीबी बढ़ती जा रही थी। हमारे यहां ना टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारे यहां कोई फैक्ट्री थी। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्ष 1850 से 1950 के बीच स्वीडन की प्रति व्यक्ति आय में 526%, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय में 417%, ब्रिटेन के प्रति व्यक्ति आय में 198%, जापान की प्रति व्यक्ति आय में 182% और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय में 172% की वृद्धि हुई। जबकि इन देशों की तुलना में उसी दौर में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 4% ही उस जमाने में बढ़ी थी या घट गई थी। यानी ब्रिटेन ही वो देश है जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पर काटकर अपने पास रख लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन को लेकर नफरत की बजाय आकर्षण ही देखने को मिलता है और आज भी यह आकर्षण बरकरार है। अब आप कुछ और आंकड़े देखिए जिनसे आपको पता चलेगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अब देखिए, पहली शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय दुनिया में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत पर अरब, अफगानिस्तान और तुर्की के हमलावरों ने आक्रमण किया और उसके बाद भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी। मुगलों के समय भारत का जीडीपी शेयर 22% रह गया था और जब अंग्रेज भारत से गए तब हमारा जीडीपी शेयर 200 वर्षों में 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% रह गया। यानी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश एक जमाने में गरीब हुआ करते थे, वो अमीर हो गए और भारत सोने की चिड़िया से विकासशील देशों की श्रेणी में चला गया। ये जो ग्राफ आपके सामने अभी दिख रहा है, भारत की जो लगातार अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, ये उसका एक सूचक है। हालांकि आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है और आज भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने वाली है। और यही वजह है कि जब भारत भी एक अमीर और विकसित देश बनने की राह पर है, तब पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन की बात करके भारत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारत इस बात को मानता है कि दुनिया के लिए कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से फेज आउट करना जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि यह भी कहां का इंसाफ होगा कि जो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने, वो आज इस बात के लिए भारत जैसे देशों को कोस रहे हैं कि ये देश अब क्यों कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कार्बन उत्सर्जन पश्चिमी देशों ने सबसे ज्यादा किया और ऐसा करके ही ये देश आज इतने विकसित बने और अमीर बने।
लेकिन अब यह तस्वीर बदल रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.6% के दर से विकास हुआ है और ये आंकड़े आरबीआई के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही और अब दूसरी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर, जिसे आप जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं अंग्रेजी में, 7.6% रही है और इस मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी विकास दर 2.1%, चीन की 4.9%, जापान की 1.6%, फ्रांस की 0.5%, ब्रिटेन की विकास दर दूसरी तिमाही में 0% दर्ज हुई। देखिए, ये बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, जबकि इसी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.6% रही है। ब्रिटेन की 0 है, देख लीजिए। फ्रांस की 0.5% है, जापान की 1.5% है, चीन की भी 5% से कम है और अमेरिका की लगभग 2% है और हम हैं 7.5% से भी ऊपर। और यही बात इन पश्चिमी देशों को चुभ रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की आर्थिक तरक्की में एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है और अब भारत दुनिया के देशों के लिए सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि अब भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर है और इस बात को इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। अब एप्पल कंपनी के आईफोन भारत में बन रहे हैं और एप्पल कंपनी ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में वो भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का आईफोन बनाएगी और दुनिया मेड इन इंडिया आईफोन्स का इस्तेमाल करेगी। पूरी दुनिया, सोचिए, यहां से बनकर ये एप्पल के जो आईफोन हैं ये पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे। अब भारत में हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन्स का उत्पादन हो रहा है। 30 करोड़ मोबाइल फोन, जो कि पहले हम एक फोन नहीं बना पाते थे। जापान की सुजुकी और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां जिन 100 से ज्यादा देशों में अपनी गाड़ियों को बेच रही हैं, वो गाड़ियां मेड इन इंडिया गाड़ी हैं, यानी ये कंपनियां भारत में गाड़ियां बनाती हैं और दुनिया भर में बेच रही हैं ये मेड इन इंडिया कार। और इसी तरह डिफेंस से लेकर टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भी भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने की राह पर है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब भविष्य भारत का होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जब भारत इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के रास्ते पर है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो अब पश्चिमी देश आते हैं और कहते हैं कि आप तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। हालांकि जो लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, उन लोगों को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक जवाब आज दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। कार की मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप लोग you go to the manufacturing plant, the final plant of any large automobile company, you will find practically a long line which is sometimes kilometers long, right? पूरी की पूरी लाइन पे एक एक कंपोनेंट अलग अलग जगह से आया हुआ है, फाइनली दे आर पुटिंग इट टुगेदर. व्हाट इज दैट? इज दैट असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग? दैट्स मैन्युफैक्चरिंग. जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, वो लोग इसको इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं. और मैं उन क्रिटिक्स को ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये क्रिटिसाइज करते हो तब आप ये भी याद रखना कि आपके टाइम में कुछ नहीं हुआ था और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात न करें. दिस इज द राइट टाइम टू एनकरेज द इंडस्ट्री. आप अपने देश में तो बहुत राजनीति देखते ही रहते हैं अलग अलग पार्टियों के बीच, और हमारे देश में तो कहा जाता है कि राजनीति लोगों को बहुत समझ में भी आती है. लेकिन दुनिया में राजनीति कैसे होती है, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े देशों के नेता एक दूसरे के साथ कैसे राजनीति करते हैं, आज हमने आपको ये समझाने की कोशिश की. और पर्यावरण का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा राजनीति का, वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल है, जिसमें पश्चिमी देश एक हो जाते हैं और फिर वो उन देशों के साथ राजनीति करते हैं जो देश बहुत तेजी के साथ अब पश्चिमी देशों के बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं, और उनमें सबसे बड़ा देश है भारत. इसलिए पर्यावरण को लेकर और जलवायु परिवर्तन को लेकर ये राजनीति दुनिया भर में चलती रहती है, और भारत की जो तरक्की है ये पश्चिमी देशों से देखी नहीं जा रही. हालांकि ये भी सच है कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता, यानी औद्योगिक क्रांति अगर हमारे देश में हो जाती, तो हम आज जहां पर खड़े हैं कम से कम उससे 50 साल आगे होते.
और यही अंतर आप देखते हैं आज हमारे देश में और जो विकसित देश हैं पश्चिमी देश, उनमें और हमें लगभग काफी दशकों का अंतर रहता है। और ये जो अंतर आया हमारे बीच में और उनके बीच में, ये तब आया जब वहां पर औद्योगिक क्रांति आ गई, क्योंकि इनके पास मशीनें पहले आ गई, टेक्नोलॉजी पहले आ गई, फैक्ट्रियां इनके देशों में हमसे कई दशक पहले लग गई, जिसकी वजह से ये विकसित भी हुए और जिसकी वजह से इन्होंने पैसा भी बहुत कमाया, जो कि हम नहीं कर पाए।